अगर आप 2023 में वॉकहार्ट को देखते तो शायद आपके रडार में ये कंपनी होती ही नहीं। जी हाँ, क्योंकि ये एक ऐसी फार्मा कंपनी है जो कभी इंडिया के लीडिंग नेम्स में काउंट होती थी। फिर डेट, रेगुलेटरी इश्यूज, लॉसेस और धीरे धीरे मार्केट ने भी इस कंपनी से एक्सपेक्टेशंस कम कर दी। मार्केट ने भी ऑलमोस्ट होप ही छोड़ दी थी। लेकिन कभी कभी स्टॉक मार्केट में सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स वो कंपनीज बनती हैं जिनकी स्टोरीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। पिछले 3 सालों में वॉकहार्ट का स्टॉक 146 के लेवल से बढ़कर 2000 के ऊपर पहुंच गया है, जो 1300% से ज्यादा का रिटर्न है। मतलब अगर अप्रैल 2023 में आपने इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो आज लगभग 14 लाख रुपए हो जाते। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मार्केट ने वॉकहार्ट में ऐसा क्या देख लिया? क्या ये सिर्फ एक टर्न अराउंड स्टोरी है या फिर पीछे कुछ और बड़ा चल रहा है? आंसर शायद कंपनी के एंटीबायोटिक बिजनेस में छुपा हुआ है, और यहीं से वॉकहार्ट की कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में ज्यादातर वैल्यू जेनेरिक्स और फॉर्मुलेशन से आती है, लेकिन वॉकहार्ट पिछले 25 सालों से एक बहुत डिफिकल्ट एरिया पर काम कर रहा है, न्यू एंटीबायोटिक डिस्कवरी। और इसी रिसर्च ने धीरे धीरे इन्वेस्टर्स का ध्यान अट्रैक्ट करना शुरू किया। अब पहले प्रॉब्लम समझते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के सामने आज सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सिंपल भाषा में समझे तो बैक्टीरिया लगातार इवॉल्व हो रहे हैं और कई पुरानी एंटीबायोटिक्स धीरे धीरे अपना असर खोना शुरू कर देती हैं। रिजल्ट, डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं पर पेशेंट्स रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। फिर स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक दिया जाता है, कभी कभी उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आता, और फिर एक स्टेज आता है जहाँ ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को हेल्थ केयर इंडस्ट्री सुपर बग्स के नाम से जानती है, और इसी चैलेंज को सॉल्व करने की कोशिश वॉकहार्ट पिछले 2 डेकेड से कर रहा है। कंपनी के पास एंटीबायोटिक रिसर्च में लगभग 145 साइंटिस्ट की डेडिकेटेड टीम है, जिसमें 50 से ज्यादा पीएचडी शामिल है। यानी ये कोई ओवरनाइट प्रोजेक्ट नहीं है, ये 20 से 25 सालों की रिसर्च का रिजल्ट है। लेकिन अब तक ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी, एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी थी। अब पहली बार ये कमर्शियल रियलिटी के करीब पहुंचती दिख रही है, और उसका रीजन है जेनिक, वॉकहार्ट का फ्लैगशिप एंटीबायोटिक, जिसे पहले WCK-5222 के नाम से जाना जाता था। कंपनी को इस ड्रग के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल चुके हैं, और इसी वजह से मार्केट भी सडनली इस स्टोरी पर ध्यान देने लगा है। लेकिन अप्रूवल मिल जाना ही पूरी स्टोरी नहीं है। असली सवाल ये है कि आखिर जेनिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या ये सिर्फ एक और एंटीबायोटिक है या फिर ये वॉकहार्ट के बिजनेस को फंडामेंटली चेंज कर सकता है? इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने वाले हैं। हम समझेंगे कि जेनिक क्या करता है, अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, वॉकहार्ट का ओवरऑल बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की ब्रॉडर एंटीबायोटिक और बायोटेक पाइपलाइन क्या कहती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आज का वैल्यूएशन फ्यूचर ग्रोथ को जस्टिफाई करता है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक बात समझिए, स्टॉक मार्केट अप्रूवल्स को सेलिब्रेट करता है, लेकिन अप्रूवल से भी ज्यादा उन अपॉर्चुनिटीज को वैल्यू करता है जो अप्रूवल्स के बाद क्रिएट होती है। और जेनिक के केस में इन्वेस्टर्स इसी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। ये एक नोवेल एंटीबायोटिक है जो डिफिकल्ट टू ट्रीट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए डेवलप किया गया है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ बैक्टीरिया एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक्स पर रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है, डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस कम हो जाते हैं, और सीवियर इन्फेक्शंस के केसेस में ये सिचुएशन काफ़ी सीरियस हो सकती है। इसी चैलेंज को एड्रेस करने की पोटेंशियल जेनिक के पास है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट देखिए। ग्लोबल फेज 3 ट्रायल में जेनिक ने करंट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मेरोपेनिम के कंपैरिजन में 20% हायर क्योर रेट दिखाया। ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस जैसे डिफिकल्ट सेगमेंट में इतना बेटर आउटकम काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जाता है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये सिर्फ क्लिनिकल सक्सेस ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, मार्केट साइज भी इंपॉर्टेंट होता है, और यही स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। कंपनी के एस्टिमेट्स के मुताबिक सिर्फ इंडिया में ही हर साल लगभग 11 लाख ऐसे केसेस होते हैं जहां जेनिक यूज हो सकता है। ये रफली 17,000 करोड़ की मार्केट अपॉर्चुनिटी को एड्रेस कर सकता है, और ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी का मानना है कि यूएस और यूरोप में भी लगभग 3.7 लाख ऐसे ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन केसेस हैं जहां ये ड्रग रेलेवेंट हो सकता है। इसी बेसिस पर मैनेजमेंट जेनिक के लिए अराउंड $7 बिलियन की एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी एस्टिमेट करता है। अब नेचुरली सवाल आता है कि अगर अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है तो रेवेन्यू कब आएगा? यहाँ इन्वेस्टर्स को रियलिस्टिक रहना होगा। ड्रग अप्रूवल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि अगले क्वार्टर से सेल्स एक्सप्लोड करने लगेंगी। कमर्शलाइजेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। डॉक्टर्स को अडॉप्शन करना होता है, फिर हॉस्पिटल्स को इंक्लूड करना होता है, क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स अपडेट होते हैं, और मार्केट अवेयरनेस बिल्ड करनी पड़ती है। मैनेजमेंट के गाइडेंस के मुताबिक इनिशियल फोकस लार्ज हॉस्पिटल्स, आईसीयू स्पेशलिस्ट और इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट्स पर रहेगा। यानी लॉन्च टारगेटेड होगा, मास मार्केट नहीं।
लेकिन अगर अडॉप्शन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होता है तो जेनिक वर्क हार्ड के लिए एक कम्प्लीटली नया रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट कर सकता है। और शायद इसी वजह से इन्वेस्टर्स इस डेवलपमेंट को सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च की तरह नहीं देख रहे हैं, वो इसे कंपनी के बिजनेस मॉडल में एक पोटेंशियल शिफ्ट के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि जेनेरिक्स फार्मा कंपनीज और इनोवेटिव ड्रग कंपनीज के इकोनॉमिक्स काफ़ी अलग होते हैं। जेनरिक्स में कंपटीशन ज़्यादा होता है, प्राइसिंग प्रेशर ज़्यादा होता है, मार्जिन्स लिमिटेड होते हैं। लेकिन अगर एक कंपनी सक्सेसफुल प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट डेवलप कर लेती है तो इकोनॉमिक्स ड्रामेटिकली इंप्रूव हो सकते हैं। और यही पॉसिबिलिटी आज वॉकहार्ट के इन्वेस्टमेंट केस का सेंटर बन चुकी है। लेकिन जेनिक पूरी स्टोरी नहीं है। एक्चुअली कंपनी की ब्रॉडर पाइपलाइन शायद और भी इंटरेस्टिंग हो सकती है और वही डिसाइड करेगा कि वॉकहार्ट एक वन ड्रग स्टोरी बनेगी या एक सस्टेनेबल इनोवेशन प्लेटफॉर्म। चलिए अब ये देखते हैं कि वॉकहार्ट का बिजनेस आज दिखता कैसा है। FY26 में कंपनी ने लगभग 3,400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। इनोवेशन की सारी एक्साइटमेंट के बीच भी वॉकहार्ट का 77% पैसा अभी भी उनके फॉर्मुलेशंस बिजनेस से आता है। एंड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल प्रेजेंस, यूरोप एंड यूके आज भी कंपनी का सबसे बड़ा मार्केट है, जहां से FY26 में 1300 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू आया है। लेकिन सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सेगमेंट इमर्जिंग मार्केट्स है, जहां रेवेन्यू लगभग 1000 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। इंडिया ब्रांडेड बिजनेस ने 523 करोड़ कंट्रीब्यूट किया, जबकि आयरलैंड भी 200 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू के साथ एक मीनिंगफुल मार्केट बना हुआ है। लेकिन यहाँ एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हो रहा है। फॉर्मुलेशंस के अलावा कंपनी का लगभग 23% रेवेन्यू इन FY26 बायोटेक्नोलॉजी और नोवेल एंटीबायोटिक्स बिजनेस से आता है, जो क्लियरली अभी छोटा है। पर अगर मैनेजमेंट की बेट सक्सेसफुल होती है तो फ्यूचर वैल्यू क्रिएशन का सबसे बड़ा ड्राइवर भी यही बन सकता है। आज वॉकहार्ट के पास दो पैरेलल बिजनेस सेगमेंट्स हैं, एक बिजनेस जो करंट कैश फ्लो जनरेट कर रहा है और दूसरी पाइपलाइन जिसे मार्केट फ्यूचर ग्रोथ और वैल्यूएशन असाइन कर रहा है। इसलिए इन्वेस्टर्स की नज़र कंपनी की कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी पर है। फोकस इस बात पर है कि वॉकहार्ट फॉर्मुलेशंस बिजनेस से जनरेट होने वाले कैश फ्लोज को बायोटेक्नोलॉजी और नोवेल एंटीबायोटिक्स जैसे हाई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज में कितनी इफेक्टिवली डिप्लॉय और मोनेटाइज कर पाता है। FY26 में कंपनी ने 120 करोड़ और क्लोज टू 4% ऑफ सेल्स R&D पर इन्वेस्ट किया और फिर भी EBITDA 630 करोड़ रिपोर्ट किया। यानी इनोवेशन और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों साथ साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी एक साल में 13% से बढ़कर 19% हो गए हैं। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन ये था कि कंपनी FY25 के 57 करोड़ के लॉस से निकलकर FY26 में 199 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच गई है। इंटरेस्ट कॉस्ट भी धीरे धीरे नीचे आई है और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट अब P&L में क्लियरली दिखने लगा है। मार्केट वॉकहार्ट के करंट टर्न अराउंड से आगे की स्टोरी को वैल्यू दे रहा है। नाउ लेट्स कवर द प्रोडक्ट पाइपलाइन एंड सी हाउ इज द रोड अहेड। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए। जेनेरिक फार्मा बिजनेस का मॉडल काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। किसी इनोवेटर कंपनी का पेटेंट एक्सपायर होता है, उसके बाद मल्टीपल कंपनीज उस ड्रग का जेनेरिक वर्जन लॉन्च करती है, फिर कंपटीशन शुरू होता है मार्केट शेयर, प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर। लेकिन वॉकहार्ट की एंटीबायोटिक स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। कंपनी सिर्फ एग्जिस्टिंग ड्रग्स के जेनेरिक वर्जन्स पर डिपेंड नहीं कर रही। मैनेजमेंट पिछले कई सालों से ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है जो डिफिकल्ट टू ट्रीट इन्फेक्शंस को टारगेट करते हैं। और शायद इसी वजह से इन्वेस्टर्स आज कंपनी को सिर्फ एक फार्मा मैन्युफैक्चरर के रूप में नहीं देख रहे हैं, वो इस बात को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या वॉकहार्ट एक इनोवेशन लेड फार्मा कंपनी बन सकती है। जेनिक ऑब्वियसली सबसे एडवांस प्रोडक्ट है, लेकिन स्टोरी वहीं खत्म नहीं होती। मैनेजमेंट के फोकस में एक और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है मिकनाफ। अगर जेनिक ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस के डिफिकल्ट सेगमेंट को टारगेट करता है तो मिकनाफ का एड्रेसेबल मार्केट काफ़ी ब्रॉडर है। ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और न्यूमोनिया जैसे कॉमन ट्रीटमेंट एरियाज को टारगेट करता है। कंपनी के मुताबिक इंडिया में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से रिलेटेड हर साल लगभग 36.7 करोड़ प्रेस्क्रिप्शंस जनरेट होती हैं, यानी मार्केट साइज काफ़ी बड़ा है। मैनेजमेंट का कहना है कि एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस लेवल्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और मिकनाफ इसी गैप को एड्रेस करने की कोशिश करता है। ड्रग ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और रीसेंट रेगुलेटरी अपडेट्स के बाद कंपनी के लिए वाइडर अडॉप्शन पर फोकस करना ईजियर हो सकता है। अगर डॉक्टर्स के बीच एक्सेप्टेंस इंप्रूव होती है तो मिकनाफ वॉकहार्ट के लिए एक मीनिंगफुल ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स के मुताबिक ये रफली 10,800 करोड़ की मार्केट अपॉर्चुनिटी को टारगेट करता है। अब आते हैं एमरॉक और एमरॉक ओ पर। ये प्रोडक्ट्स डिफिकल्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को टारगेट करते हैं और कंपनी के मुताबिक इनकी एडॉप्शन स्टेडीली इंप्रूव हो रही है। Q4 FY26 में इन ब्रांड्स ने 100% से ज़्यादा ग्रोथ डिलीवर की है।
मैनेजमेंट का मानना है कि ये एंटी एमआरएसए कैटेगरी में लीडरशिप पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। अब फॉर्बिस्क्यू की बात करते हैं। ज़ेनिक जितनी हेडलाइन शायद इसने जनरेट नहीं की है, लेकिन स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस काफी सिग्निफिकेंट है। फॉर्बिस्क्यू ने इंडिया में फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। सिंपल भाषा में समझे तो वॉकहार्ट सिर्फ एक सक्सेसफुल ड्रग पर डिपेंड नहीं रहना चाहता है। मैनेजमेंट मल्टीपल थेरेपीज बिल्ड कर रहा है ताकि फ्यूचर ग्रोथ एक ही प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट ना रहे, और शायद इसी वजह से कंपनी बार बार इंडिविजुअल ड्रग्स की जगह एंटीबायोटिक पोर्टफोलियो की बात करती है। फोकस एक प्रोडक्ट लॉन्च करने पर नहीं है, फोकस एक सस्टेनेबल एंटीबायोटिक फ्रेंचाइजी बिल्ड करने पर है। लेकिन स्टोरी सिर्फ एंटीबायोटिक्स तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी का बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है। FY26 में बायोटेक रेवेन्यू 697 करोड़ तक पहुंच गए, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 27% ज़्यादा थे। Q4 FY26 में बायोटेक रेवेन्यूज 252 करोड़ रहे, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 126% ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रोथ अल्जीरिया, थाईलैंड, इजिप्ट और लैटिन अमेरिका जैसे मार्केट से आ रही है, जहां इंसुलिन और बायोटेक प्रोडक्ट्स की डिमांड स्टेडीली बढ़ रही है। मैनेजमेंट के मुताबिक नए लॉन्चेस और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स भी ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, Q4 FY26 में बायोटेक्नोलॉजी और नोवेल एंटीबायोटिक्स मिलकर कंपनी के टोटल रेवेन्यू का लगभग 28% कंट्रीब्यूट कर रहे थे। कुछ साल पहले तक ये लार्जली R&D प्रोजेक्ट्स थे, आज ये ग्रेजुअली कमर्शियल बिजनेस बनने लगे हैं। लेकिन शायद सबसे इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी अभी आनी बाकी है, इंसुलिन एनालॉग्स। सिंपल भाषा में इंसुलिन एनालॉग्स डायबिटीज ट्रीटमेंट्स में यूज होने वाले एडवांस्ड इंसुलिन प्रोडक्ट्स होते हैं। इन्हें इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ब्लड शुगर को ज़्यादा प्रिडिक्टेबल और कंसिस्टेंट तरीके से कंट्रोल किया जा सके। इसी वजह से ग्लोबली हेल्थ केयर सिस्टम्स ग्रेजुअली ट्रेडिशनल इंसुलिन से इंसुलिन एनालॉग्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और नेचुरली ये हायर वैल्यू कैटेगरी में आते हैं। मैनेजमेंट का ये मानना है कि आने वाले कुछ सालों में इंसुलिन एनालॉग लॉन्चेस बायोटेक बिजनेस के नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ को ड्राइव कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्टेप पीछे होगे, पूरी पिक्चर देखें, तो मैनेजमेंट एसेंशियली 3 ग्रोथ इंजन्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। पहला, एस्टैब्लिश्ड फॉर्मुलेशंस बिजनेस, दूसरा रैपिडली ग्रोइंग बायोटेक प्लेटफॉर्म, और तीसरा नोवेल एंटीबायोटिक फ्रेंचाइजी। इसलिए आज वॉकहार्ट का इन्वेस्टमेंट केस क्वार्टरली अर्निंग से ज़्यादा एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है। मार्केट ये देख रहा है कि कंपनी सिर्फ ड्रग्स डिस्कवर कर सकती है या उन्हें सक्सेसफुली कमर्शलाइज भी कर सकती है। अब तक हमने अपॉर्चुनिटी की बात की, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट स्टोरी की तरह यहाँ रिस्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रिस्क है कमर्शलाइजेशन रिस्क। हिस्ट्री में ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहाँ साइंटिफिकली सक्सेसफुल ड्रग्स कमर्शियल सक्सेस अचीव नहीं कर पाई हैं। ड्रग अप्रूव हो जाती है, लेकिन डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स उसे एक्सपेक्टेड स्केल पर अडॉप्ट नहीं करते। इसलिए ज़ेनिक का असली टेस्ट अप्रूवल के बाद शुरू होगा। सवाल ये नहीं है कि ड्रग काम करती है या नहीं, सवाल ये है कि अडॉप्शन कितनी तेज़ी से आता है। दूसरा रिस्क है R&D इकोनॉमिक्स। नई मेडिसिन डेवलप करना फार्मा इंडस्ट्री के सबसे एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग कामों में से एक है। वॉकहार्ट ने पिछले 6 से 7 सालों में एंटीबायोटिक डिस्कवरी और क्लिनिकल डेवलपमेंट पर लगभग 2000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। अब इवेंचुअली इन इन्वेस्टमेंट्स को मीनिंगफुल रेवेन्यूज और कैश फ्लो जनरेट करने होंगे, वरना वैल्यू क्रिएशन टाइमलाइन एक्सपेक्टेड से लंबी हो सकती है। तीसरा रिस्क है इंटरनेशनल एक्सपोजर। कंपनी के मेजॉरिटी रेवेन्यूज ओवरसीज मार्केट से आते हैं। इसका मतलब करेंसी फ्लक्चुएशंस, प्राइसिंग प्रेशर, हेल्थ केयर पॉलिसी चेंजेस और रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स अर्निंग्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं। और फार्मा इंडस्ट्री में रेगुलेटरी रिस्क कभी कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं होती। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जर्वेशन या कंप्लायंस इशू का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ग्रोथ पर पड़ सकता है। लेकिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क वैल्यूएशन का है। एज ऑफ 30th में वॉकहार्ट का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 33,000 करोड़ था, और वैल्यूएशन ट्रेडिशनल फार्मा पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। FY26 अर्निंग्स के बेसिस पर स्टॉक लगभग 116 टाइम्स अर्निंग पर ट्रेड कर रहा है। अब नेचुरली टर्न अराउंड स्टोरीज में पी रेशियो थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि कंपनी अभी रिसेंटली लॉसेस से प्रॉफिटेबिलिटी में आई है। इसलिए एनालिस्ट EV बाय EBITDA जैसे मेट्रिक्स को भी क्लोजली देखते हैं। लेकिन पिक्चर वहाँ भी सिमिलर है। वॉकहार्ट लगभग 46 टाइम्स EV बाय EBITDA पर ट्रेड कर रहा है। कंपैरिजन के लिए सन फार्मा अराउंड 22 टाइम्स, सिप्ला अराउंड 17 टाइम्स, डॉक्टर रेडीज इज अराउंड 15 टाइम्स, जाइडस अराउंड 13 टाइम्स और लुपिन रफली 11 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। यानी वैल्यूएशन के हिसाब से वॉकहार्ट अपनी पीयर ग्रुप से काफ़ी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। और ये प्रीमियम करंट प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से नहीं है। आज भी कई लार्ज फार्मा पीयर्स स्ट्रॉन्गर मार्जिन्स, ROE और ROC रिपोर्ट करते हैं। मार्केट एसेंशियली फ्यूचर को वैल्यू कर रहा है।
इन्वेस्टर्स बेट लगा रहे हैं कि जेनेक, मिकनाफ, फॉर्विस्क्यू और ब्रॉडर एंटीबायोटिक प्लेटफॉर्म फ्यूचर में आज के कंपैरिजन में काफ़ी लार्जर अर्निंग स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए वॉकहार्ट को ट्रेडिशनल फार्मा लेंस से इवैल्यूएट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ये स्टॉक लार्जली आज के प्रॉफिट्स पर नहीं बल्कि पोटेंशियल प्रॉफिट्स पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर पूरी स्टोरी को समराइज करें तो वॉकहार्ट आज एक टिपिकल फार्मा कंपनी की तरह नहीं दिखती। एक साइड पर उनके पास एस्टैब्लिश्ड फॉर्मुलेशंस और बायोटेक बिजनेस है जो रेवेन्यूज जनरेट कर रहे हैं, और दूसरी साइड पर है जेनेक, मिकना, फॉर्विस्क्यू और ब्रॉडर एंटीबायोटिक प्लेटफॉर्म जहां मार्केट फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज देख रहा है। इसलिए आज सवाल ये नहीं है कि कंपनी को एक इम्पॉर्टेंट ड्रग अप्रूवल मिला है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या वॉकहार्ट अपनी डेकेड्स लॉन्ग रिसर्च को सस्टेनेबल कमर्शियल सक्सेस में कन्वर्ट कर पाएगा। अगर मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन डिलीवर करती है तो आज का वैल्यूएशन हाइंडसाइड में रीजनेबल लग सकता है, लेकिन अगर कमर्शलाइजेशन एक्सपेक्टेड पेस से स्लो रहा तो मार्केट एक्सपेक्टेशंस भी रीसेट हो सकती है। फिलहाल वॉकहार्ट एक ऐसी कंपनी है जहां अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और शायद इसी वजह से ये इंडियन फार्मा स्पेस की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज में से एक बन चुकी है। आपका वॉकहार्ट पर क्या व्यू है हमें कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.